तो अब अपन बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन की। ठीक है, तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें पहले पढ़ेंगे अपन रेट ऑफ एलिमिनेशन। मतलब एलिमिनेशन मतलब कि ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे बॉडी ड्रग जो थी उसका वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो टाइम जिस पे अपना ड्रग का जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसको अपन ये बोलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन आर आर के नाम से बोलेंगे। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब ये है कि भाई कब ड्रग का इफेक्ट ही खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब वो निकल गया है, वॉट एवर, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। ठीक है, वो एलिमिनेशन है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज एन इनकम्प्लीट पैरामीटर। फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। ठीक है, ये इनकम्प्लीट पैरामीटर है। तो अभी रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। ठीक है, इनकम्प्लीट पैरामीटर। अब क्लियरेंस इज अ कंप्लीट पैरामीटर। क्लियरेंस मतलब कि इसमें अपन टोटल बॉडी का पैरा क्लियरेंस चेक कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला इज रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन पी सी। ओके, आर अपॉन पी सी। ठीक है, आर पी सी, आर अपॉन पी सी। और रेट ऑफ एलिमिनेशन तो पढ़ ही रहा अपन, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। अब जो पी सी है, ठीक है, सॉरी, फिजियोलॉजी में क्लियरेंस इज इक्वल टू यू वी बाई पी। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन पी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। U is urine concentration of substance, and P is plasma concentration of substance, and V is rate of urine flow. ठीक है, V is the rate of urine flow. अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो की। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय एन ऑर्गन एंड, वापस स्टार्ट करो, ब्रेक पड़ गया था। तो अपन ने एक्सट्रैक्शन रेशियो पढ़ते हैं। उसके बाद एक फैक्ट है हाफ लाइफ के बारे में, कि हाफ लाइफ जो है दैट डजंट टेल अबाउट द डोजिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है, बट इट डज टेल अबाउट द डोजिंग इंटरवल। ठीक है, लाइक दो ड्रग का अगर हाफ लाइफ सेम है, बट ये नहीं बता सकते ना कि डोज कितना है, लाइक कितने टाइम पे कितना बॉडी में, पर तुम डोजिंग इंटरवल बता सकते हो भाई, हर 10 घंटे लेना, 8 घंटे लेना है। आई मीन दैट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, लाइक टी डी एस बी डी एस जो भी है। ठीक है, ये है। बात करते हैं अपन एक्सट्रैक्शन रेशियो की। तो सपोज आर्टरी है, तो आर्टरी में एंटर होगा। ठीक है, लाइक ड्रग एंटर होगा और वेन्स के थ्रू बाहर जाएगा, लीविंग द ऑर्गन। ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्शन रेशियो इज लाइक सेम एज ऑलमोस्ट लाइक हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो इज सेम एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन रेशियो हर ऑर्गन का अलग है। ठीक है, हर ऑर्गन एक ब्लड उसमें आएगा थ्रू आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बाहर जाएगा, तो वही ड्रग कितना वो ऑर्गन यूज़ कर रहा है वो ड्रग को। ठीक है, तो मतलब कि वो ये कि एक्सट्रैक्शन रेशियो मतलब कितना एक्सट्रैक्ट किया है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय एन ऑर्गन। ठीक है, लाइक सपोज लीवर सब कुछ है, स्प्लीन ने कुछ 2 मॉलिक्यूल ले लिए ब्लड के, ये वो वॉट एवर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इसका फार्मूला है ई आर, एक्सट्रैक्शन रेशियो का फार्मूला है सी ए माइनस सी वी अपॉन सी ए। सी ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आर्टरीज एंटरिंग द ऑर्गन, concentration of drug in arteries entering the organ, minus CV. CV is concentration of the drug in the veins leaving the organ upon concentration of the drug in the artery. ठीक है, सी ए माइनस सी वी अपॉन सी ए। मतलब वही है ना कि 100 मॉलिक्यूल थे ड्रग के वो आर्टरी में। ठीक है, अब 20 मान लो यूज़ कर लिए उसने, ऑर्गन ने, लीवर ने, और जो हेपेटिक वेन है जो लीवर से जो उसके बाहर जा रही है लीवर को छोड़ के, अब उसमें 80 है, तो 20 लीवर खा गया, तो वो हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन रेशियो 20% हो गया। ठीक है, तो वैसे ही है, सबका क्लियरेंस होता है, लाइक क्लियरेंस बाय एन ऑर्गन इज इक्वल टू हेपेटिक, लाइक क्लियरेंस बाय एन ऑर्गन इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो, ई आर इंटू ब्लड फ्लो। अब लाइक हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो टू द लीवर, ऐसे हर ऑर्गन का निकलेगा। ठीक है, तो जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्लियरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन्स। ठीक है, लाइक अगर कोई ड्रग का हाई हाई हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो है ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लीवर कैन एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज लीडिंग टू पुअर अवेलेबिलिटी, दिस इज नोन एज हेपेटिक लाइक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ड्रग्स विथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्लैश हाई हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो आर LPG, लिग्नोकेन, प्रोप्रेनोलॉल और GTN। ठीक है, ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट और मतलब सेम एज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, मतलब GTN ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट स्लैश नाइट्रोग्लिसरीन।
अब हाफ लाइफ की बात करते हैं. हाफ लाइफ इट इज़ द टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बिकम्स हाफ. ठीक है, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, ये आप बस याद रखना, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब स्टेडी स्टेट की बात करते हैं. तो ये ऐसे समझते हैं कि लाइक सपोज एक ड्रग है, उसको 100 मॉलिक्यूल दिया, तो जो उसको चाहिए था मतलब 100 मॉलिक्यूल उसका डी साइड इफेक्ट लाने के लिए 100 मॉलिक्यूल दिया, फिर वो 50 हो गया हाफ लाइफ के बाद, और वापस अपन ने दवाई दी, वापस 100 हो गया, वापस हाफ लाइफ हो गया. तो 100 से पहले 50 मॉलिक्यूल थे, फिर अपन 100 दिए 150 हो गए, फिर हाफ लाइफ पे 75 हो गए. ठीक है, फिर वापस अपन ऐसे करते 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 गए. ठीक है, तो 4-5 हाफ लाइफ के बाद ऐसा होगा कि जितना अपन पहले तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा था टिश्यूज़ में, लाइक फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 75 था, फिर 50-75 ऐसे बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो प्लेटो फेज पे पहुंचेगा. ठीक है, जो स्टेडी स्टेट है. ठीक है, मतलब जो बढ़ रहा था जैसे अपन लाइक दवाई देते गए. ठीक है, तो वही है कि फिर एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा कि जितना अपन दे रहे हैं उतना ही निकल रहा है, तो एक फिक्स मेंटेन रह रहा है बॉडी में. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज की स्टेडी स्टेट. द स्टेडी स्टेट या प्लेटो प्रिंसिपल, लाइक स्टेडी स्टेट इज अ स्टेट एट विच द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज इक्वल टू ए रेट ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन. लाइक मैं अब 100 mg ले रहा हूँ PCM. ठीक है, 4-5 हाफ लाइफ के बाद 100 दे रहा हूँ, उतना ही निकल रहा है, उतना ही रह रहा है. ठीक है, ऐसा हम लोग याद रखना है, जितना दे रहा हूँ उतना निकल रहा है, और फिक्स कंसंट्रेशन रह रहा है, जो अपन ने पढ़ा था मेंटेनेंस डोज टाइप. पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट स्टेडी स्टेट कि क्या है, लाइक टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ. ठीक है, लाइक 4 to 5 हाफ लाइफ, बेस्ट आंसर इज़ 5. ठीक है, और स्टेडी स्टेट का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है डिपेंड्स ऑन द डोज रेट, कितना अपन कितने टाइम में कितना डोज दे रहे हैं अपन. लाइक अभी मुझे स्टेडी स्टेट लाइक 4-5 हाफ लाइफ है, अगर किसी का 1 घंटे का हाफ लाइफ है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 घंटे बाद मतलब 5th हाफ लाइफ के एंड पे जो मैं डोजिंग दूंगा वापस. ठीक है, तब स्टेडी स्टेट मतलब रहेगा. बट सपोज़ अभी हाफ लाइफ ही 1 घंटे की है. ठीक है, और मैं डबल टाइम में दे रहा हूँ, मतलब समझते हैं इसको. ठीक है, लाइक सपोज़ कि किसी की हाफ लाइफ 12 घंटे है, किसी की हाफ लाइफ चलो मान लो किसी की हाफ लाइफ है 4 घंटे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 into 5 हाफ लाइफ के बाद तो स्टेडी स्टेट आता है, तो मतलब 20 घंटे में उसको लेवल आएगा, 20 घंटे में बाद उसका सेम लेवल रहेगा ड्रग का बॉडी में. ठीक है, तो उसको मतलब अपन OD देंगे, 1 डे देंगे, तो मेंटेन रहता रहेगा. ठीक है, पर अब अगर तुमने अब ज़्यादा दे दिया, तुमने अब TID 4 टाइम्स अ डे दे रहे हो, तो क्या हुआ, मतलब कि ज़्यादा डोज दिया तो मोर कंसंट्रेशन विल बी अचीव्ड, एंड इफ यू गिव लेस डोज लेस कंसंट्रेशन विल बी अचीव्ड. ठीक है, ये हो गया. एंड वेरिएशन बिटवीन पीक एंड ट्रॉफ कंसंट्रेशन at steady state depends on frequency of administration. If you give more frequently the variation will be less, and vice versa. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात करते हैं. तो लाइक रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं ब्लड से, या कितना डोज अपन को देना चाहिए. लाइक अपन अगर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को 100 mg दे रहे हैं, तो 100 mg में वो साइड इफेक्ट कर रहा है या काम कर रहा है कि नहीं. ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो अपन सीधा BP मेजर कर लेंगे. ठीक है, अगर BP बहुत कम हो रहा है तो हाई डोज है, BP कम ही नहीं हो रहा है तो लो डोज है. ठीक है, वैसे तो ऐसे अपन मॉनिटरिंग करते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स. ठीक है, लाइक सपोज अभी ब्लड शुगर के लिए अपन मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, तो फिर 1 वीक बाद उसको बुलाएंगे भाई कि 1 वीक तक मेटफॉर्मिन ले, फिर आ जा, फिर अपन चेक कर रहे हैं उसका ब्लड शुगर, तो उस हिसाब से अपन डोज देख सकते हैं कि सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. ठीक है, एडजस्ट करना है कि नहीं. तो इसी को बोलते हैं TDM, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग अकॉर्डिंग टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड TDM. ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग अकॉर्डिंग टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन. अब क्राइटेरिया क्या है TDM का. अब सपोज जिसका अपन रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं TDM करने का. ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है कि रिस्पॉन्स शुड नॉट बी मेजरेबल मतलब क्या, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या एंटी एपिलेप्टिक, उसमें कैसे अपन मॉनिटरिंग करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे भाई कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये हो गया. ठीक है, सो लाइक TDM इज़ नेवर डन फॉर एंटी डायबिटिक एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग्स. ठीक है, TDM इज़ नॉट डन फॉर पेनिसिलिन्स विच हैव वेरी हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स. थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब हाई, मतलब कि उसकी रेंज बहुत लाइक 5 mg से 100 mg है, कुछ भी दे दो उसके बीच में. और जिसका बहुत लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, बहुत लो, मतलब कि एकदम लिथियम है सपोज, तो एकदम सेम है कि लाइक 2 से 3 मिली इक्विवेलेंट या कुछ होना चाहिए. अगर 4 दे दे तो टॉक्सिसिटी कर देगा. तो लो जो TI है उसके लिए अपन करते हैं. ठीक है, TDM इज़ डन फॉर अ ड्रग परचेसिंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स. ठीक है, ये निमोनिक भी हो गया, और ड्रग परचेसिंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स. ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन, फेनिटोइन, लिथियम, TCA एंड आई से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लाइक टेक्रोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन.
फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पे। अब अपन स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो अपन ने हाफ लाइफ की तो अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, कि डोजिंग इंटरवल है जो भी है वो बता सकता है, ठीक है। और इसमें और क्या पढ़ना है अपने को, तो स्टेडी स्टेट भी हो गया था और टीडीएम भी हो गया। टीडीएम का निमोनिक पढ़ लिया, ड्रग पोसेसिंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन, फेनेटोइन, लिथियम, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक इमिप्रामिन, इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस। तो ये हो गया है। अब बात करते हैं अपन फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। याद रखना है के इज़ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड के इज इक्वल टू सी एल अपॉन वी डी, ठीक है। एस के इज इक्वल टू सी एल अपॉन वी डी, तो टी हाफ लाइफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टी हाफ लाइफ इज, ये दो फार्मूला याद रखना है। तो टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के एंड टी हाफ लाइफ इज टी हाफ लाइफ इज 0.693 इंटू वी डी अपॉन सी एल, ये याद रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ज़्यादा प्लाज्मा हाफ लाइफ है। क्योंकि अब सपोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा ड्रग है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ मतलब कि ड्रग को ज़्यादा टाइम लगेगा बाहर एक्सक्रीट होने में, तो ऑफकोर्स हाफ लाइफ ज़्यादा बढ़ गई उसकी, ठीक है। पहले 6 घंटे में निकल रहा था, 12 घंटे में निकलेगा, तो हाफ लाइफ बढ़ गई। और क्लियरेंस कम है तो मतलब बॉडी बहुत कम रह रही है, ठीक है। मतलब क्लियरेंस कम है तो ड्रग बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ गया। हुए अगर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो प्लाज्मा हाफ लाइफ कम हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना यार, क्लियरेंस का मतलब ही क्लियरिंग आउट ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है, ड्रग बीइंग क्लियर्ड आउट ऑफ द प्लाज्मा। तो वही है कि टी हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। अब काइनेटिक ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स की बात करते हैं अपन। तो वही है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पढ़ना है मेन तो मेन तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकंड थर्ड तो रेडियो एक्टिव ड्रग्स के लिए आता है, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। यहाँ पे फ्रैक्शन कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर में, लाइक 20% निकल रहा है तो निकल रहा है, लाइक 100 का 20% तो 80 हो गया, 80 का 20% तो ज़्यादा, 80 का 20% जो भी है वो निकलेगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है, लाइक 20 का अब 20 बच गया तो उसका 20% 5 हो तो 5 निकलेगा, तो ऐसे याद रखना है। और जीरो ऑर्डर में अमाउंट कांस्टेंट है, ये पी वाई क्यू अमाउंट कांस्टेंट है, लाइक 100 का 20 निकलेगा तो 80 जो बचा 80 में से भी 20 निकलेगा, 60 में से भी 20 निकलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रग को बाहर निकलने में बॉडी से। जीरो ऑर्डर को सूडो ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जीरो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कैसे, ये आगे पता चलेगा जो एंजाइम्स के बेसिस पे है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को दूसरा नाम बोलता है सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसका दूसरा नाम है नॉन लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर वही कि अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू पी सी, ठीक है। आर इज़ द रेट ऑफ एलिमिनेशन, जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, ठीक है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एलिमिनेशन है। ये तीन चीज़ें जो है ये पूरी रटनी है, याद रखनी, बार बार इसमें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं, टाइम नहीं है तो याद करना है। आर प्रोपोर्शनल टू पी सी, बिकॉज ऐसा है ना कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है अगर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन होगा रेट का। लाइक सपोज अगर 20% है किसी का, ठीक है, लाइक मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करिए कोई ड्रग, उसको तुमने 100 mg दिया तो मान लो 80 रह गया, ठीक है, मतलब 20% निकला। वही तुमने 1000 दिया तो 200 निकलेगा, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगा ना, बिकॉज रेट ऑफ एलिमिनेशन था अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम, तो अमाउंट ऑफ ड्रग तो ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा है अगर तुमने 1000 mg दिया एज़ कम्पेयर टू 100 mg। तो आर प्रोपोर्शनल टू पी सी, और बाकी सब दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई। तीन पैरामीटर है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस एंड टी हाफ, ठीक है, टी हाफ 1/2 मतलब हाफ लाइफ। तो आर प्रोपोर्शनल टू पी सी और बाकी दो कांस्टेंट है, और वही जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें उल्टा हो गया, लाइक आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाकी प्रोपोर्शनल्स आ गए। तो क्या याद रखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो ईजी है कि भाई क्लियरेंस और हाफ लाइफ कांस्टेंट है, याद रखना है, बस याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आर मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन है, और आर का फॉर्मूला याद रखना अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। तो आर तो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंदर प्लाज्मा हाफ लाइफ और क्लियरेंस इज कांस्टेंट एंड आर प्रोपोर्शनल टू पी सी, ठीक है। और जीरो ऑर्डर में आर कांस्टेंट है, बाकी सब याद रखना है। तो जो क्लियरेंस है, सपोज जितना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, उतना ही कम प्लाज्मा कंसनट्रेशन होगा ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा प्लाज्मा कंसनट्रेशन है मतलब तो क्लियरेंस कम है, क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो प्लाज्मा में कम ही होगा ना यार कंसनट्रेशन वो ड्रग का। तो क्लियरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन और हाफ लाइफ, जितना प्लाज्मा कंसनट्रेशन है उतना ज़्यादा हाफ लाइफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये टी हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी।
और ऐसे याद रखते हैं अपन, लाइक कोई ड्रग है तो अगर कोई ड्रग फर्स्ट ऑर्डर फाइन फॉलो कर रहा है तो वो ईजिली निकलेगा बाहर, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी का चांस कम है, ज़ीरो ऑर्डर में टॉक्सिसिटी का चांस ज़्यादा है ज़ीरो ऑर्डर में। लाइक सपोज आपने 1000 दिए हैं तो 4-5 हाफ लाइफ के बाद भी यार वो कितना ही होगा ड्रग। लाइक 1000 में से 20 निकल रहा है तो 1000 में से फिर उसका 20% निकला, ठीक है। मतलब 1000 का 800, फिर 600, फिर 400, फिर 200, फिर 100, ठीक है, फिर 50, फिर 25, तो बहुत टाइम लगेगा ज़ीरो ऑर्डर में। तो टॉक्सिसिटी के चांस ज़्यादा है, तो मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ीरो ऑर्डर वाले ड्रग्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या, लाइक सपोज 100 mg दिया तो सीधा 100 का मतलब 50 हो गया, फिर 25, फिर 12.5, ठीक है। तो कितना ड्रास्टिकली 50% कम हो रहा है। लेकिन सपोज़ वही ज़ीरो ऑर्डर है तो 100 का 80, फिर 60, फिर 40, मतलब 20 कम हो रहा है, ठीक है। उसमें लेकिन हाफ कम हो रहा है, पर उसमें फ्रैक्शन निकल रहा है फर्स्ट ऑर्डर में। अब मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है ये समझते हैं कि जब ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक्स जो है डिपेंड्स ऑन द सेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। लाइक एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग को, ठीक है। अब जितने ज़्यादा एंजाइम्स है, सपोज अपने 100 मॉलिक्यूल लिए एक ड्रग के और 1 लाख एंजाइम्स है बॉडी में। अब वो जो एंजाइम है, लाइक एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है। अब 100 की जगह तुमने 1000 भी दे दिए, ठीक है। अब वो जो 100 मॉलिक्यूल है ड्रग के, वो दैट वुड बी मेटाबोलाइज्ड बाय 100 molecules of enzymes out of that you have like 1 lakh molecules of those enzymes, okay. So that would take almost, like assume it would take 1 hour, okay. Now if you're given 100, if you're given like 1000 or 10,000, okay, that then also like 1000 or 10,000 molecules of enzymes would be employed, and same rate pay like at 1 hour, that would be metabolized. But now if you give more than 1 lakh molecules of the drug, now enzymes would be like depleted. The amount of drug molecules is far more than the number of molecules of that enzyme. तो तो वही है, अब सपोज एंजाइम सब लिमिट हो गए हैं, ठीक है। तो वो फिक्स जितने हैं उसी को ही कर पाएगा वो मेटाबोलाइज, तो धीरे धीरे ड्रग निकलेगा। तो दैट नाउ वुड फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बस याद रखना, इफ एंजाइम्स आर अबेंडेंट फॉलोज दैट ड्रग वुड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड इफ द एंजाइम्स आर लिमिटिंग फैक्टर तो वो जीरो ऑर्डर करेगा। मतलब वही जीरो ऑर्डर, इसलिए वो फर्स्ट में भी स्विच हो सकता है, इसलिए उसको सूडो जीरो ऑर्डर बोलते हैं कि उसको मजबूरी थी इसलिए जीरो ऑर्डर होना पड़ा। तो मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स वुड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड इफ लाइक ज़्यादा ड्रग दे दिया अपन ने, बहुत ज़्यादा ड्रग दे दिया, तो वो इतना प्रोपोर्शन नहीं निकाल पाएगा क्योंकि अब एंजाइम्स ही कम हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो फिर वो एंजाइम्स आर द लिमिटिंग फैक्टर। तो ये एंड ड्रग्स फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, उसका निमोनिक है जीरो वॉट पावर, ठीक है। ड्रग्स फॉलोइंग द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, PYQ है जीरो वॉट पावर जी। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वॉट पावर, तो वॉर्फरिन, एल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टॉल्ब्यूटामाइड, फेनिटोइन, ये याद रखना है। W से वॉर्फरिन, एल्कोहल, एस्पिरिन एंड थियोफाइलिन, टॉल्ब्यूटामाइड, और P से फेनिटोइन। तो इट ऑल मेक सेंस। लाइक फेनिटोइन ऐसे भी याद कर सकते हैं, लो इसका वो है थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ज़रूरी है इसमें, वही वॉर्फरिन में भी ज़रूरी है, और एल्कोहल, एस्पिरिन है, थियोफाइलिन, टॉल्ब्यूटामाइड। अब बात करते हैं अपन फार्माकोडायनामिक्स की। फार्माकोडायनामिक्स इज डील्स विद एक्शन ऑफ द ड्रग, लाइक व्हाट द ड्रग डज ऑन द बॉडी, ठीक है। एंड मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग आर थ्रू एंजाइम्स और थ्रू रिसेप्टर। और अपन एंजाइम इनहिबिशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन एंजाइम इनहिबिशन की, ठीक है। तो अपन एंजाइम इनहिबिशन की क्यों बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जितने बॉडी में एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होते हैं, मतलब अपनी सही कैपेसिटी पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो एंजाइम, ठीक है, तो उनको रोकना मेन ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। और जो एंजाइम बढ़ाना है अगर, तो वो बहुत टफ है, ठीक है। लाइक एंजाइम को वो बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स है ही मतलब जो काम कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या है कि मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग आर थ्रू एंजाइम्स और थ्रू रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। और लाइक 4 मैकेनिज्म होते हैं कि कैसे लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग्स का है। तो एक तो लाइक फिजिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग, लाइक एग्जांपल चारकोल जो एड्जॉर्प्शन करेगा, एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर केमिकल एंटासिड, लाइक एंटासिड है तो वही मतलब एसिड का बेस से कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया वैसे। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स और रिसेप्टर्स, तो अपन अब एंजाइम इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। एंजाइम इनहिबिशन में वही कि बेसिकली समझना है क्या होता है कि भाई एंजाइम का काम कैसे करता है। कोई भी सबस्ट्रेट आया, कोई भी सबस्ट्रेट आया, ठीक है, सीधा उस पर बाइंड किया उसकी एक्टिव साइट पे और फिर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऐसे एंजाइम एक्ट करता है। अब या तो कम्पिटिटिव इनिबिशन हो सकता है या नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन हो सकता है। जो कम्पिटिटिव इनिबिशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो ड्रग है
तो दैट वुड कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो दैट वुड कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये एक चीज़ याद रखने की, सेम स्ट्रक्चर और सेम साइट है, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो ड्रग है और जो सबस्ट्रेट है दोनों का सेम स्ट्रक्चर है और दोनों सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें सरमाउंटेबिलिटी है कैटेगरी, कैरेक्टरिस्टिक। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कैरेक्टरिस्टिक है सरमाउंटेबिलिटी। सरमाउंटेबिलिटी इसका मतलब ये हुआ, सपोज भी 10 एक्टिव साइट है और आपके पास 10 ड्रग के मॉलिक्यूल है, लेकिन आपके पास अगर 1000 सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। मतलब कि ऑफकोर्स सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा टू दैट एंजाइम, और वाइस वर्सा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ड्रग है और सबस्ट्रेट कम है तो ऑफकोर्स सबस्ट्रेट तो लाइक ड्रग ज़्यादा है सबस्ट्रेट कम है, तो ड्रग ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ड्रग बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, ठीक है। बट सपोज अगर अपन वही सबस्ट्रेट का बढ़ा दिया तो वो सरमाउंटेबल हो गया, ठीक है। मतलब वॉट इज़ मोर, इट द मोर वुड बाइंड टू द एंजाइम्स, ठीक है। और इसलिए इसमें रिवर्सिबिलिटी है, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में जो ड्रग है उसका साइट जो है वो एलोस्टेरिक साइट है, मतलब नॉट द एक्टिव साइट, और जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। बट अब ये क्या करेगा कि ये जब बाइंड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये एक्टिव साइट पे तो बाइंड नहीं कर रहा है, एलोस्टेरिक पे बाइंड कर रहा है, तो ये इनिबिशन कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा, जब बाइंड कर रहा है एलोस्टेरिक साइड पे, तो क्या करेगा, पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा। तो ऑफकोर्स अब जो दूसरा जो मेन सबस्ट्रेट था एंजाइम का, तो वो सबस्ट्रेट अब बाइंड ही नहीं कर सकता। तो इसमें सरमाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब दैट इज़ नॉन कम्पिटिटिव इज़ अनसरमाउंटेबल, ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव मतलब वही काइंड ऑफ नॉन रिवर्सिबल जैसा कह सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो इसमें दो चीज़ें याद रखनी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में, वो है के मैक्स और वी मैक्स, ठीक है। के एम और वी मैक्स। के एम को ऑल्सो माइकेलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, माइकेलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट। के एम और वी मैक्स है। के एम ऐसा है कि द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट नीडेड टू रीच द हाफ ऑफ द वी मैक्स, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट लैंग्वेज कि भाई कितने नंबर ऑफ एंजाइम्स, कितना सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन होना चाहिए कि भाई 50% एंजाइम्स काम करें, ठीक है। ये होता है के एम। और वी मैक्स मतलब कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एंजाइम काम कर सकता है, दैट इज़ वी मैक्स। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस ये याद रखना है कि भाई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अब अपन कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई मैराथन में तो ऑफकोर्स किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो के एम बढ़ेगा, ठीक है। और वही उल्टा और नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स कम हो जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, टेबल देखते रहनी बार बार कि कॉम्पिटिटिव में के एम बढ़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में जो भी वी मैक्स है और भी कोई पैरामीटर है दैट वुड बी अनचेंज्ड। और अब नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई किलोमीटर का लेना देना ही नहीं है, तो के एम तो आया ही नहीं, तो वी मैक्स कम हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, वी मैक्स कम हो गया। कॉम्पिटिटिव में के एम ज़्यादा, नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स कम, बस ये याद रखना है। अब पढ़ते अपन लाइन वीवर बर्के प्लॉट, ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। लाइन वीवर बर्के प्लॉट ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि ग्राफ बिटवीन, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द 1/s, लाइक 1 बाय सबस्ट्रेट और 1/v, ठीक है। वही अपन सबस्ट्रेट है तो के एम की बात करेंगे, ठीक है। और 1/v मतलब वी मैक्स की बात कर रहे हैं, बस ये याद रखना है। 1/s अपन के एम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट। लाइक के एम अपन ने यही पढ़ा है कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए कि 50% वी मैक्स आ जाए, ठीक है, या 50% वही एंजाइम्स का एंजाइम काम करना शुरू कर दे, वैसा कुछ याद रखना है। तो 1/s इज़ फॉर के एम, तो वही के एक्सिस टेल्स के एम, बाई एक्सिस टेल्स वी मैक्स, ये याद रखना है। तो इफ़ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट कर देना, अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉन कम्पिटिटिव, और इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस देन इट इज़ कम्पिटिटिव इनिबिशन। हमेशा ग्राफ में याद रखना है कि हमेशा जो ऊपर की लाइन है, ठीक है, जैसे कि दो लाइन है, जो ऊपर की लाइन है दैट इज़ इनिबिटर, और जो नीचे की लाइन है दैट इज़ नो इनिबिटर। मतलब ये ऊपर की लाइन है ना तो इनिबिटर है कि वो ड्रग है, मतलब जो इनिबिट कर रही हो, जो नीचे की लाइन है वो इनिबिटर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। और लाइक वही एक्स एक्सिस पे 1/s प्लॉट किया अपन ने, और 1/v जो 1/वन बाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो उल्टा रेशो लेंगे, 1/v ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या अपन देख रहे हैं कि स्लोप चेंज हो रहा है, अगर अपन ये कम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें, अगर कम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो उसमें ऐसा है कि के एम जो है वो इंक्रीज्ड है और वी मैक्स इज़ अनअफेक्टेड। जो अपन ने पढ़ा था कम्पिटिटिव में किलोमीटर बढ़ जाएगा,
और वी मैक्स कुछ अनअफेक्टेड है। और अगर अपन नॉन कम्पिटिटिव की बात करें तो वी मैक्स कम हो जाएगा, ठीक है, और के एम तो अनअफेक्टेड रहेगा। ये तो याद पता ही था अपने को, और बस ये याद रखना है अभी तो कम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पिटिटिव इनिबिशन में ऐसे याद रखना है कि लाइक एक्स एक्सिस पे लाइन मीट कर रही है, ठीक है, कम्पिटिटिव में वाई एक्सिस पे लाइन मीट कर रही है, मतलब ऐसे समझो कि अगर वाई एक्सिस पे दोनों लाइन मीट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस पे अपन क्या प्लॉट करते हैं, 1/v मतलब वी मैक्स, तो वी मैक्स सेम है, जहाँ मीट कर रही है वो सेम है, मतलब वाई एक्सिस है तो वी मैक्स सेम है। अब वी मैक्स सेम है इसका मतलब ये हुआ कि वी मैक्स तो अनअफेक्टेड है। अब वही नॉन कम्पिटिटिव में तो वी मैक्स कम होता था ना, तो डेफिनेटली वी मैक्स वुड बी, इफ इट इज़ अनअफेक्टेड तो इट वुड बी कम्पिटिटिव इनिबिशन। सो इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस इट इज़ कम्पिटिटिव इनिबिशन। और वही एक्स एक्सिस पे अपन ने 1/s प्लॉट किया था, सबस्ट्रेट 1/सबस्ट्रेट के मैक्स किया था, ठीक है। तो अगर के मैक्स बढ़ गया, किलोमीटर बढ़ गया इसका मतलब, ठीक है, तो ऑफकोर्स अपन के मैक्स अगर सॉरी अपन मैं पूरा सब रिपीट कर रहा हूँ A to Z। वही कि भाई 1/s मतलब के एम से रिलेटेड है, तो 1/s ऑन एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे दैट इज़ के एम, और 1/v अपन वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, बस ये मेन है। और 1/v इज़ दैट ये अपना वैल्यू वी मैक्स, ठीक है। और अब जैसे कि ग्राफ अगर दो लाइन वाई एक्सिस पे मीट करे तो वाई एक्सिस पे 1/v था, ठीक है ना। अब 1/v मतलब कि अगर वी मैक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, अनअफेक्टेड है, ठीक है, वी मैक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्योंकि तो नॉन कम्पिटिटिव में तो वी मैक्स वुड बी डिक्रीज ना, तो अब ये हो गया कम्पिटिटिव ग्राफ, ठीक है। तो वही है, कोई लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो कम्पिटिटिव है। अब अगर मान लो कोई दो लाइन है, उनको एक्स्ट्रा पोलेट कर रहे हैं अपन, और एक्स्ट्रा पोलेट करके अगर वो एक्स एक्सिस पे मिल रही हैं, एक्स एक्सिस पे अपन ने सबस्ट्रेट प्लॉट किया था, ठीक है, मतलब के एम प्लॉट किया था, ठीक है, मतलब 1/s कॉरेस्पॉन्ड्स टू सबस्ट्रेट क्या मतलब 1/s कॉरेस्पॉन्ड्स टू के मैक्स, तो के मैक्स अनअफेक्टेड रहा, ठीक है, के मैक्स अनअफेक्टेड रहा, किस में अनअफेक्टेड होगा, नॉन कम्पिटिटिव में। तो इफ़ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस इट इज़ नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। अब अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ अ रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर मतलब वो जगह है, ठीक है, दैट रिसेप्टर रिसीव्स द ड्रग, ठीक है, रिसेप्टर रिसीव्स द ड्रग, आई मीन दैट लाइक ड्रग कहाँ पे बाइंड करेगा, ड्रग बॉडी के अंदर एंटर तो हुआ, फिर बाइंड कहाँ पे करेगा, तो ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ठीक है। तो ये याद रखना, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, चिपकेगा, ठीक है, रिसेप्टर रिसीव्स द ड्रग। तो जैसे अपन देखते हैं कि भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है, तो वैसे ही इसके अंदर आएगा लाइक एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से और प्रोडक्ट निकलता है। तो वैसे ही जो ड्रग है, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि ड्रग है और रिसेप्टर है, तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर स्पेसिफिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड स्पेसिफिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब उसके लिए दो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो बॉडी में जो ड्रग है उसके पास एफिनिटी होनी चाहिए, लाइक एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है, लाइक बाइंड तो करना चाहिए ना पहले, नहीं तो पॉइंट ही नहीं है। तो एफिनिटी इज एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू अ रिसेप्टर। एंड फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए, लाइक वो जो हार्ट रेट बढ़ा रहा है रिसेप्टर से बाइंड होकर ड्रग, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए कि टू प्रोड्यूस एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, आफ्टर बाइंडिंग, लाइक पहले तो एक्शन ला ही नहीं सकता, बाइंड तो करना ही चाहिए मतलब, ठीक है। तो एफिनिटी इज मस्ट फॉर अ ड्रग, ठीक है, लेकिन अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, लाइक कोई लाइक एक रिसेप्टर पे 5 टाइप के ड्रग अगर बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइंड तो कर दिए 5 टाइप, लेकिन अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी के कोई आठ आठ हार्ट रेट बढ़ा रहा है, कोई 15, कोई 20 का हार्ट रेट बढ़ा रहा है, ठीक है, बिकॉज इंट्रिंसिक एक्टिविटीज affinity of the drug to produce action after binding टू अ रिसेप्टर, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसके बेसिस पे अपन ने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है, कि क्या एक्शन करेगा, लाइक बढ़ाएगा, कम भी करेगा, नहीं करेगा, तो दैट इज़ एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब ये पूरा रिसेप्टर वाला चैप्टर, और आगे जो अपन पढ़ेंगे लाइक
एडिशन, सिनर्जिज्म, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म, ठीक है, वो सब अलग है, वो सब है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें यहाँ जो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसमें एंटागोनिस्ट है, और उसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे तो दैट इज़ एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म। तो ये याद रखने का इसके अंदर। तो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। 4 आ गए, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब ये जितने 4 ड्रग है तो ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी तब आता है ना जब ड्रग के पास ऑलरेडी एफिनिटी है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक रिगार्डिंग द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ दिस 4 काइंड ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो सब में, तो चारों में मतलब कि एफिनिटी तो हाई ही होगी, ठीक है। लाइक सपोज एक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट, और ऑप्शन में दे रखा है अलग अलग कि भाई हाई एफिनिटी और लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, या फिर लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी हाई एफिनिटी, ठीक है, ऐसे जो भी दे रखा है। तो लो एफिनिटी वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया क्योंकि एफिनिटी तो हाई है ही, फिर ठीक है। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे अपन कैसे डिसाइड करेंगे? हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो एगोनिस्ट है, ठीक है। अगर लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है तो वो पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, इन्वर्स नहीं है। और अगर नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो फिर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, मतलब एंटागोनिस्ट। और अगर नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी है तो इन्वर्स एगोनिस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 4 जो सेंटेंस अभी बोला है। अब एगोनिस्ट क्या करेगा? तो इसमें मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, दैट इज़ +1, ठीक है। तो एगोनिस्ट में हाई एफिनिटी है, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। पार्शियल एगोनिस्ट में सब मैक्सिमम। मतलब ये कैसे समझते हैं अपन कि जैसे कि कोई रिसेप्टर है, ठीक है, अब रिसेप्टर पे वो ड्रग बाइंड करेगा, ठीक है। अब मान लो वो एक रिसेप्टर है, एक हार्ट रेट का रिसेप्टर है, उसकी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम +10 हार्ट रेट एलिसिट कर सकता है। तो कोई ड्रग ने बाइंड किया वो रिसेप्टर पे और फिर लेजिट +10 हार्ट रेट बढ़ गया है, तो दैट मीन्स कि वो एगोनिस्ट है, दैट ड्रग इज़ एगोनिस्ट, ठीक है। और अगर बोला मान लो 0 to +10 के अंदर कोई भी हार्ट रेट बढ़ा है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा है पर वो 10 भी नहीं है और 0 भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब ब्रेडिकार्डिया भी नहीं है, तो वो पार्शियल एगोनिस्ट है। मतलब लाइक हार्ट रेट कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ सकता है, तो दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट, दैट इज इट हैज़ सब मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, दैट इज द रेंज इज 0 to +1, सब मैक्सिमल, ठीक है। अब इन्वर्स एगोनिस्ट, ठीक है, इन्वर्स एगोनिस्ट उल्टा कर दिया, लाइक 10 करना था रिसेप्टर को तो बढ़ाना था, ठीक है, टैकीकार्डिया करना था, उसने और कम कर दिया, उसने लाइक माइनस में लेके गया, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉपर्टी का इन्वर्स एगोनिस्ट की हाई एफिनिटी तो है ही, बट नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट, इसमें है नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो ये अपोजिट एक्शन कराएगा टू द एगोनिस्ट, ठीक है। और फिर आता है, तो इन्वर्स एगोनिस्ट में तो अपोजिट एक्शन हो गया। फिर आता है एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट में नो एक्शन ऑफ इट सेल्फ बट इंटरफियर विद एक्शंस ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। तो लाइक इसमें नो एक्शन ऑफ इट सेल्फ बट इंटरफियर विद एक्शन ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। रिसेप्टर पर बाइंड तो कर गया, लाइक हाई एफिनिटी थी लेकिन 0 इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब कि इंडियंस की तरह कि खुद तो काम नहीं कर रहे, दूसरों को भी काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो वो ये कि एंटागोनिस्ट और रिवर्स एगोनिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। रिवर्स एगोनिस्ट ज़्यादा खराब है एंटागोनिस्ट मतलब वही कि बाइंड हो गया, तब जो अपन एगोनिस्ट दे रहे थे, मान लो अपन ने एगोनिस्ट दिया है जिसको +10 हार्ट रेट बढ़ाना था, या अपन ने पार्शियल एगोनिस्ट भी दिया जिसको हार्ट रेट बढ़ाना था, लेकिन अपन ने एंटागोनिस्ट दे दिया है, तो उसका तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, मतलब कि हार्ट रेट 0 का 0 ही रहेगा। तो ये ऐसे याद रखने का अपने को, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स करते हैं बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो पहले तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड किया तो दैट इज़ एफिनिटी। अब रिसेप्टर से जो एक्शन हुआ, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करके फिर जो हार्ट रेट बढ़ा है तो दैट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। तो दैट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो फिर वो दैट इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि ये जो अब ऐसे तो कैसे हार्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो दैट इज़ ड्यू टू सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, मतलब एक जैसे ही ड्रग से रिसेप्टर से बाइंड हुआ ड्यू टू द एफिनिटी एंड देन ड्यू टू द ड्रग्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उस दौरान एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। तो जो सिग्नल है दैट वुड बी ट्रांसड्यूस्ड मतलब कन्वर्टेड हो जाएगा टू द एक्शन, ठीक है। तो लाइक तो हर रिसेप्टर का सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हर ड्रग का इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है और हर रिसेप्टर का सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है। बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कैसे वो इफेक्ट करता है, ठीक है। अब मेन चीज़ याद रखनी है कि जो ड्रग है वो सिर्फ रिसेप्टर का लेवल, जो रिसेप्टर जो
इफ़ेक्ट कराएगा, ठीक है, कोई भी हार्ट रेट या जो भी है, तो उसे ऊपर नीचे कर सकता है, लाइक हाउ मच कर सकता है। लेकिन जो रिसेप्टर है उसको तो पता ही है कि उसको उसका एक्शन क्या है, ठीक है, रिसेप्टर को ऑलरेडी पता है कि उसका एक्शन क्या है, ठीक है। तो ये एक डायलॉग याद रखना कि रिसेप्टर वुड टेल वॉट विल हैपन, ठीक है, एंड ड्रग विल टेल हाउ मच विल हैपन, लाइक क्या होना है, ठीक है, आउटकम क्या है वो रिसेप्टर बताएगा, और कितना होना, ज़्यादा कम जो भी है, ठीक है, वो ड्रग बताएगा, ठीक है। अब 4 टाइप्स है, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, जीपीसीआर और इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो जीपीसीआर और इंट्रासेलुलर तो पता ही है, ठीक है, और बाकी 2 एंजाइमेटिक और आयोनोट्रोपिक। तो अपन अब बात करते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर की, ठीक है। तो दिस रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द आयन चैनल्स आर नोन एज आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जो आयन है, ठीक है, आयन ऑलरेडी लाइक आयनाइज्ड है, मतलब पोलर है, वाटर सॉल्युबल है। आयन का मतलब ये है ना यार कि आयन फॉर्म में तो ऑफकोर्स पोलर है, तो इट कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन, सो देयरफॉर इट वुड हैव लाइक गेटेड चैनल्स, लाइक सोडियम है तो सोडियम आयन है तो सोडियम गेटेड चैनल है, कैल्शियम है तो कैल्शियम गेटेड चैनल है, पोटेशियम है तो पोटेशियम गेटेड चैनल है, मतलब ये सब आयन चैनल्स है कि लाइक सोडियम का चैनल है तो वो जो सोडियम वाला गेट खुलेगा तो सोडियम ही अंदर या बाहर जाएगा, ठीक है। एंड ये सब तो जो गेट खुलेगा तो अंदर बाहर कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज तो बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ना, लाइक सोडियम अगर बाहर बहुत ज़्यादा है सपोज, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो ऑफकोर्स वो अंदर आएगा, ठीक है। और जो पोटेशियम है विच इज़ द मोस्ट इंट्रा सेलुलर अबेंडेंट आयन, ठीक है, पॉजिटिव में, तो अब वो अंदर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स पोटेशियम का गेट खुलेगा तो बाहर जाएगा, ठीक है। अब बाहर लाइक सबसे बाहर सोडियम और कैल्शियम है, ठीक है, तो इनका गेट खुलते ही अंदर आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जो ड्रग है, ठीक है, तो जो ये आयन चैनल्स हैं, आयन चैनल्स की सरफेस पे आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, द ड्रग विल बाइंड टू द आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, तो जैसे बाइंड हुआ आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर से गेट खुल गया, ठीक है। सो बस वही हो गया। तो दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स जो आयोनोट्रोपिक है, विद इन सेकेंड्स दे वुड वर्क, विद इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल से लाइक 3 टाइप का एग्जाम्पल है कि 3 टाइप का एग्जांपल है कि ब्रेन, मसल और सीरोटोनिन, ठीक है। तो सीरोटोनिन में भी 5-HT3, तो ब्रेन में है गाबा, ठीक है, मतलब जो अपन पढ़ते हैं कि द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, मतलब ये आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर है एक टाइप का, ठीक है, ऐसे एक्ट करेगा, लाइक बहुत फटाफट गेट खोलेगा। तो गाबा, फिर एनएमडी है, लाइक ग्लूटामेट के अंदर 2 रिसेप्टर होते हैं, ग्लूटामेट में 2 रिसेप्टर होता है, एनएमडी और एम्पा, ठीक है, एनएमडीए और एम्पा। तो NMDA इज ऑल्सो लाइक आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल है, एक्स बाय दिस। एंड देन NN और NM, 2 न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है तो NN रिसेप्टर, और एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में रिसेप्टर है तो NM जंक्शन, ठीक है, मतलब NM रिसेप्टर, ठीक है। तो ये सब NN और NM इज आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। फिर 5-HT3, तब 3 टाइप के रिसेप्टर अपन ने पढ़ा है कि एक ब्रेन, एक नौ, मतलब नौ के अंदर NN और NM, और 5-HT3 सीरोटोनिन पढ़ा अपन ने, ठीक है। थर्ड टाइप सीरोटोनिन के 6-7 टाइप्स होते हैं, तो 5-HT3, तो ये 4 एग्जांपल्स आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के हैं। अब बात करते हैं अपन एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की। अब एंजाइमेटिक रिसेप्टर की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है कि प्रेजेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड, ठीक है, बहुत बड़ा रिसेप्टर है साइज़ में। तो जो इसका इंट्रा सेलुलर एंड है तो वो एक एंजाइम है, ठीक है, उस पर एक एंजाइम बाइंड है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वो खाली है, मतलब वहाँ पे एक ड्रग बाइंडिंग साइट है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पे, वहाँ पे एक ड्रग बाइंडिंग साइट है और एक ड्रग बाइंड करेगा, ठीक है। अब जो ड्रग जब बाइंड करेगा तो अंदर का एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो अंदर का एंजाइम जो है तो वो इंट्रासेलुलर ऑन इंट्रासेलुलर लेवल वी कैन कंट्रोल द एक्शंस, ठीक है, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है। ड्रग बाइंड्स आउटसाइड एंड एंजाइम इज एक्टिवेटेड इनसाइड, देयरफॉर एक्शन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और एंजाइमेटिक में मोस्टली जो टाइप है इसका वो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको AKA इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। तो लाइक इट इज़ कॉल्ड एज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, ठीक है, बिकॉज मोस्टली जो सब एंजाइम्स है वो टायरोसिन काइनेज है, ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बाकी एग्जांपल की। तो बाकी जो एग्जांपल है, ठीक है, उनका मैकेनिज्म क्या है, लाइक टायरोसिन काइनेज ने बस ये ऑलमोस्ट सब में टायरोसिन काइनेज एंजाइम था, लेकिन बहुत सारे में अलग चीज़ें भी होती है, ठीक है, जैसे कि ये ANP, BNP, एट्रिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, CNP, तो वो सब क्या करेंगे, GC करेंगे, ठीक है। ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम है उनके अंदर, दैट वुड इंक्रीज द CGMP,
तो मतलब एंजाइमेटिक रिसेप्टर में याद रखना कि मोस्टली सब एंजाइम टायरोसिन काइनेस है, बट सपोज लाइक जिसमें अलग एंजाइम है, लाइक सपोज ये जो हार्मोन है ANP BNP CNP, ठीक है, तो इनका जो एंजाइम है दैट इज़ GC, ग्वानिलिल या ग्वानिलिल साइक्लेस, ठीक है, जो फिर जैसे मतलब वो ड्रग जो है वो एक्टिवेट हुआ, तो एंजाइम अंदर एक्टिवेट हुआ, अंदर एंजाइम जो है GC, अब GC क्या करेगा, CGMP को बढ़ाएगा, ठीक है, क्या करेगा, GC इंक्रीज द CGMP, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब एंजाइमेटिक के एग्जांपल क्या क्या हैं, एक तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई ANP BNP CNP जो था, ठीक है, इनका एंजाइम GC है, ठीक है, मतलब वही कि है तो टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिसेप्टर। फिर आता है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन में जो भी है लाइक जो भी फैक्टर जो भी अपन ने पैथो में पढ़ा, साइटोकाइंस TNF अल्फा IFN इंटरल्यूकिन और भी जो है, ठीक है, इनका है, ये एंजाइमेटिक एक रिसेप्टर है इनमें। फिर प्रोलैक्टिन इंसुलिन और GH, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन इंसुलिन और GH, तो मतलब ऐसे याद रखना, जैसे कि इंसुलिन है तो जैसे इंसुलिन बाइंड किया, ठीक है, ये रिसेप्टर्स पे, तो सीधा अंदर वो टायरोसिन काइनेस एक्टिवेट हो गया और एक्शन आ गया है, ठीक है, एक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो इसको ऐसे याद रखना, पिग हॉर्मोन्स के एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स है, ठीक है, पिग मतलब वही प्रोलैक्टिन इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इनके पिग इनके एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं। अब GPCR की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम है, अलग हेप्टा हेलिकल, क्योंकि 7 टाइप के प्रोटीन है, ठीक है, हेप्टा हेलिकल है, सरपेंटाइन सांप की तरह मूव करेगा, ठीक है। फिर आता है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर, मेटाबोट्रॉपिक बिकॉज ये मोस्टली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, तो मेटाबोट्रॉपिक हो गया, मतलब ये सब अलग अलग नाम है, हेप्टा हेलिकल, सरपेंटाइन, मेटाबोट्रॉपिक, सॉरी, ओके। अब क्या है ना, GPCR मतलब क्या है कि लाइक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मतलब एक रिसेप्टर है और उसके साथ एक जी प्रोटीन लिंक्ड है, ठीक है, तो एक रिसेप्टर है, ठीक है, उसके साथ एक जी प्रोटीन लिंक्ड है, इसलिए हो गया ना कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नाम है इसका। अब GPCR काम कैसे करता है, ठीक है, तो सबसे बेसिक पहले ये पढ़ना है कि ड्रग है, उसने ड्रग ने रिसेप्टर पर बाइंड किया, अब रिसेप्टर के साथ एक प्रोटीन लिंक्ड था जिसको अपन GPCR बोलेंगे, ठीक है, मतलब जी प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, वो तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है लाइक रिसेप्टर विद प्रोटीन उसको GPCR बोला अपन ने, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो वही ड्रग ने बाइंड किया GPCR पे, अब GPCR लिंक्ड था एक जी प्रोटीन से, ठीक है, जी प्रोटीन से, अब जी प्रोटीन से जैसे लिंक्ड हुआ तो जैसे ड्रग ने बाइंड किया तो जी प्रोटीन जो था वो दो हिस्सों में टूट गया, वन एक्टिव फॉर्म वन इनएक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म जो था, ठीक है, तो जो एक्टिव फॉर्म जो था, नाउ दैट वर्क्स बाय वन आउट ऑफ द थ्री मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये याद रखना है कि GPCR लिंक्ड विद जी प्रोटीन, ड्रग बाइंड्स टू द GPCR, तो जो जी प्रोटीन है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू एक्टिव एंड इनएक्टिव, एंड जो एक्टिव फॉर्म है वर्क्स आउट बाय वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल, कौन से, तो या तो बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ CAMP, by changing the level of CAMP, can act through calcium plus और कैन ओपन द आयन चैनल्स, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है, GDP और GTP, ठीक है, तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP और GDP इज ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब ऐसा है कि जब जी प्रोटीन, अब जो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, तो जो जी प्रोटीन है, ठीक है, अब अपन जी प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो जी प्रोटीन से हमेशा एट सम पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट पे GDP या GTP तो बाइंडेड रहेगा ही रहेगा, GDP या GTP बाइंडिंग, मतलब ये जो जी प्रोटीन है दैट इज़ GDP और GTP बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, दैट इज़ GDP और GTP बाइंडिंग प्रोटीन। तो मेन अब ये याद रखना है कि लाइक ड्रग बाइंड किया GPCR पे, तो जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव था, ठीक है। अब जी प्रोटीन का अपन स्ट्रक्चर समझते हैं कि 3 यूनिट है, उसके सब यूनिट अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, 3 सब यूनिट है जी प्रोटीन के, ठीक है। तो तो जी प्रोटीन जो है, ठीक है, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा है, अब अल्फ़ा से है ना, अपन अब अभी बोला कि भाई जी प्रोटीन से हमेशा GTP या GDP बाइंड रहेगा, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो स्टेबल फॉर्म है उसमें क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा यूनिट पे जो अल्फ़ा यूनिट है उस पर GDP बाउंडेड रहता है, ठीक है, ग्वानोसिन क्या था यार, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, तो जैसे ड्रग आया
तो पहले तो जीडीपी था जो आराम से एक्टिव, जो जी प्रोटीन जो था, ठीक है, वो आराम से अल्फ़ा बीटा गामा की यूनिट थी और उस पर जीडीपी बाइंडेड था, लाइक जीडीपी वाज बाउंडेड टू अल्फ़ा सब यूनिट। और अल्फ़ा सब यूनिट है, ठीक है, लाइक जो जीडीपी है, तो जीडीपी का फंक्शन है इज़ टू स्टेबलाइज जी प्रोटीन, लाइक तीनों यूनिट को बांध के रखेगा, ठीक है। जो जीडीपी है जो अल्फ़ा यूनिट से सब यूनिट से बाइंडेड है, इट्स फंक्शन इज़ टू स्टेबलाइज द जी प्रोटीन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑन एक्टिवेशन लाइक ड्रग आया, ठीक है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, वाया द रिसेप्टर, बिकॉज ड्रग बाइंड किया रिसेप्टर पे, तो क्या होगा, जी प्रोटीन वुड गेट फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। तो जीडीपी से जीटीपी हो गया। अब जैसे जीटीपी हो गया तो जीडीपी तो फेविकॉल की तरह वर्क कर रहा था ना यार, अब ठीक है, तीनों यूनिट को बांध के रखा, तो जीटीपी आया, ठीक है, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन तो तीनों यूनिट बिखर गए, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब अल्फ़ा जो है, ठीक है, वो जीडीपी के साथ लेके गए, ठीक है, मतलब अल्फ़ा है जो है, जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट था वो अल्फ़ा पे बाइंड हो गया है। तो जो पहले जीडीपी जो अल्फ़ा पे बाउंडेड था, तो अब बीटा गामा अलग हो गया, ठीक है, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन बीटा गामा अलग हो गया और अल्फ़ा यूनिट पे अब जीटीपी आ गया, ठीक है, पहले जीडीपी था अब जीटीपी आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये अनस्टेबल फॉर्म है और जो बीटा गामा यूनिट है उसका कोई इतना एक्शन नहीं है, उसका कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। जो जीपीसीआर का फंक्शन जो है, जो भी एक्शन करवाना, हार्ट रेट है, वॉट एवर, जो मेटाबॉलिज्म मेन तो मेटाबॉलिज्म, इसलिए मेटाबोट्रॉपिक है, तो वो होगा ड्यू टू द अनस्टेबल फॉर्म। अनस्टेबल फॉर्म क्या है, अल्फा सब यूनिट प्लस जीटीपी, ठीक है। अब ये तीन तरीके से करेगा ये काम, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि अब तीन चीज़ें क्या हैं, तो वही कि ये तो CAMP है, उसका लेवल चेंज करेगा, कैन एक्ट थ्रू कैल्शियम चैनल, कैल्शियम 2+ और कैन ओपन द आयन चैनल है, ठीक है, तीन चीज़ें हैं। और अब क्या है ना कि जो अल्फ़ा यूनिट जो है, ठीक है, अल्फ़ा कंपोनेंट इज ऑल्सो जीटी पेज एक्टिविटी, मतलब कि अब सपोज यार एक बार अगर ये अनस्टेबल में आ गया है तो वापस जीपीसीआर तो बन नहीं पाएगा ना, जीपीसीआर का वैल्यू क्वांटिटी तो सेम है, तब अब जब जो जीटीपी हो गया तो उसको वापस जीटीपी जीटी जो अब जो जीटीपी है जो अनस्टेबल फॉर्म है, अब आफ्टर एक्शन, ठीक है, एक्शन हो गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया है, तो उसको अब जीडीपी पे भी तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा ना कि उसके लिए तोड़ना पड़ेगा, पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ था, ठीक है, तब जाके अनस्टेबल फॉर्म बना था, एक्शन हुआ बाय 3 मैकेनिज्म, ठीक है। अब अपने को डीफॉस्फोराइलेशन करना है, तो वो कैसे होगा, बिकॉज अब वो ऐसा होगा कि अल्फ़ा जो कंपोनेंट है हैज़ जीटी पेज एक्टिविटी, ठीक है, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेटेज एक्टिविटी, तो उससे क्या होगा, टूट जाएगा, जीटीपी वुड बी कन्वर्टेड टू जीडीपी। तो वही अब जीडीपी सब यूनिट है, अपने समझा था पहले कि जो जीडीपी जब बाइंड होता है अल्फ़ा सब यूनिट से तो स्टेबल हो जाता है जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन स्टेबिलाइजेशन हो जाता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसाइकलिंग ऑफ द जी प्रोटीन, ठीक है, रिसाइकल हो गया वापस, अब नया ड्रग आएगा, नया बाउंड करेगा तो वापस वही जीडीपी टू जीटीपी हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी हुआ तो वो अनस्टेबल फॉर्म था, तो वो उसने वर्क का वो मैकेनिज्म किया भाई, तीन चीज़ जो थी, ठीक है, CAMP कैल्शियम और एक्शन ऑन आयन चैनल, अब वो हो गया, वापस जीटी पेज एक्टिविटी थी अल्फ़ा सब यूनिट के पास, उसने तोड़ा फॉस्फर, तो जीटीपी से जीडीपी हुआ, मतलब कि जी प्रोटीन स्टेबलाइज हो गया और वापस रिसाइकलिंग हो गया जी प्रोटीन का। अब क्या करते हैं अपन, ठीक है, तो जो ये जो अपन ने पढ़ा है कि जो एक्टिव कंपोनेंट है दैट वर्क्स बाय वन ऑफ द थ्री मैकेनिज्म के बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ CAMP, भी कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन है, ठीक है, तो बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में है, ठीक है, उनको स्टिम्युलेट किया, ठीक है, तो जो GPCR है तो उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो एडिनाइट दैट वुड वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द AC, ठीक है, AC मतलब एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेस को किया, ठीक है, तो वो फिर कन्वर्ट्स द ATP टू CAMP, ठीक है, और जो CAMP है फिर वो वाया अलग अलग एंजाइम्स है, मोस्टली लाइक प्रोटीन काइनेज है, तो वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब वो CAMP या तो ऑर्गन में कहीं भी लाइक स्टिम्युलेट करेगा या इनिबिट करेगा, ठीक है, जनरली ग्रॉसली CAMP स्टिम्युलेट्स द हार्ट, ठीक है, और बाकी जगह इनिबिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक हार्ट में टैकीकार्डिया हो रहा है और एड्रेनालिन जो है लाइक जो बीटा 2 रिसेप्टर ट्रेकिया में है तो ब्रोंको डायलेशन करेगा, ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्रोंको डायलेशन करेगा ये, तो ये ऐसे याद रखना है।
अब जो दूसरा जो है कैन एक्ट थ्रू कैल्शियम वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट। सी एम पी का अलग अलग एक्शन है, ठीक है। लाइक हार्ट में वो टैकीकार्डिया कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन सी एम पी, लेकिन वही ट्रेकिया में मतलब लंग्स में ब्रोंको डायलेशन हो रहा है, वहाँ भी सी एम पी बढ़ रहा है लेकिन ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। अब अपन ने एक मैकेनिज्म तो पढ़ लिया, ठीक है, जो एक्टिव कंपोनेंट है जी प्रोटीन का, ठीक है, मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट क्या है कि अल्फा सब यूनिट, ठीक है, विद द जीडीपी, ओके, जीटीपी जो अनस्टेबल है, जो एक्शन कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो सी ए एम पी वाला अपन ने पढ़ लिया कि एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिव हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट करेगा ई टी पी टू सी ए एम पी, और सी एम पी एक्स वाया प्रोटीन काइनेस, प्रोटीन काइनेस इनहिबिटरी स्टेबिलिटी करा सकता है। अब अपन कैल्शियम की बात करते हैं, तो एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पी आई पी टू करके एक है, ठीक है, कंपोनेंट, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल बिसफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, हाँ, तो मतलब ये जो पी आई पी टू है ये एक प्रोटीन है, ठीक है। तो जब कैल्शियम को कैसे एक्ट करना, हाउ डज दिस एक्टिव कंपोनेंट एक्ट्स थ्रू द कैल्शियम, ठीक है, सी ए टू प्लस जो है, तो वही पी आई पी टू जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन में उसको एक्टिव किया, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल बिसफॉस्फेट। अब जो जी प्रोटीन का जो ये एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो अल्फ़ा यूनिट है, तो वो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो फॉस्फोलाइपेज, तो जो पी आई पी टू है वो टूट जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज विच गेट्स एक्टिवेटेड थ्रू बाय द अनस्टेबल फॉर्म, जो ये एक्टिव फॉर्म है, मतलब अनस्टेबल फॉर्म मतलब एक्टिव फॉर्म है जो अल्फ़ा जी टी पी वाला है, ठीक है, क्योंकि बीटा गामा जो है सब यूनिट जी प्रोटीन में उनका कोई इतना लेना देना नहीं है जितना ये अल्फ़ा यूनिट का, ठीक है, जो एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। तो वही फॉस्फोलाइपेज एक्टिव हुआ तो पी आई पी टू टूट जाएगा। तो अब पी आई पी टू टूट गया है तो बन जाएगा आई पी थ्री प्लस डी ए जी, ठीक है, इनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट और डी ए जी, तो डी ए जी है, तो डी ए जी इज़ डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो डी ए जी इज़ डाई एसाइल ग्लिसरॉल, बस याद रखना, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो बस ये याद रखना है अपने को कि कैसे एक्ट करेगा। तो जो एक्टिव कंपोनेंट है जी प्रोटीन का, ठीक है, क्या एक्टिव कंपोनेंट है वो तो अपने को पता ही है, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म अल्फा यूनिट विद जीटीपी, तो उसने एक्टिवेट किया फॉस्फोलाइपेज को। तो जो पी आई पी टू है जो एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट, तो दैट वुड ब्रोकन डाउन टू आई पी थ्री प्लस डी ए जी, आई पी थ्री इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट एंड डाइएसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो अब आई पी थ्री जो है उसका काम है कैल्शियम को बढ़ाना, ठीक है। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि ये जो अपन दूसरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, दो जो ये कैन एक्ट थ्रू सी ए टू प्लस, अब सपोज एड्रेनालिन है, ठीक है, तो अब वो वर्क कर रहा है बीटा रिसेप्टर पे, सॉरी, बीटा रिसेप्टर हार्ट में थे, बीटा वन इन हार्ट, ठीक है, बीटा टू इन ट्रेकिया वॉट एवर। पर अब मान लो अल्फा रिसेप्टर्स है, ठीक है, इसमें अपने अल्फा रिसेप्टर्स इसके अंदर है ब्लड वेसल में, तब उस पर एक्ट कर रहा है एड्रेनालिन, तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, तो उसका जो अल्फा यूनिट है, अल्फा सब यूनिट जो एक्टिव फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है विद द जीटीपी, तो वो ये फॉस्फोलाइपेज ने तोड़ा, पी आई पी इसको अपने फॉस्फोलाइपेज ने इसको तोड़ा अपना पी आई पी टू को तोड़ा, तो वही अपने आई पी थ्री और डी ए जी हो गया, आई पी थ्री ने कैल्शियम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कैल्शियम बढ़ गया, कैल्शियम जब बढ़ जाता है तो ब्रोंको तो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, याद रखना है, बस ये फैक्ट याद रखना है कि अगर कैल्शियम बढ़ गया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ अगर तो ऑफकोर्स बीपी बढ़ जाएगा, तो ऐसे एड्रेनालिन बीपी बढ़ाता है। तो अपन तीसरा कैन ओपन द आयन चैनल्स वाला टॉपिक बात करते थे। सपोज अपन एसिटाइल कोलिन दिया है, ठीक है, तो ये एम टू रिसेप्टर है हार्ट पे, उस पर एक्ट किया, ठीक है, एम टू रिसेप्टर से बाइंड किया जो हार्ट में है, ठीक है, ये सब ए एन एस में आएगा जो भी है यार, अल्फ़ा बीटा एम वन एम टू एन एम गामा, ये वो सब, वो एसिटाइल कोलिन और सब कुछ जो भी है, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक सब अच्छे से पढ़ना है, ए एन एस बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में मतलब मेन नोट्स करना है और कोई सोर्स नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो एम टू पे एक्ट किया जी पी सी आर, जी प्रोटीन ने काम किया, तो जी प्रोटीन ने क्या किया, वो जो आयन गेटेड चैनल खोल दिया, तो मेनली जैसे कि पोटेशियम गेटेड चैनल खोल दिया, ठीक है, सो पोटेशियम बाहर चला जाएगा। अब पोटेशियम अगर बाहर चला गया, ठीक है, तो सेल हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि लाइक -60 था तो अब -90 -100 -150 हो जाएगा, तो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। और अगर कोई हाइपर पोलराइज्ड हो सकता है तो वो स्टिमुलेट नहीं हो सकता, याद रखना है, मतलब जो भी वो नर्व कंडक्शन में जो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, स्टिमुलस, तो हाइपर पोलराइज में नहीं जा सकता, ऐसा याद रख लो बस। ये एक पॉइंट अपन ने वो पढ़ लिया कि कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो वेसो कंस्ट्रिक्शन, और ये अगर हाइपर पोलराइज्ड हो गया तो स्टिमुलस नहीं जा सकता है, तो वही हार्ट डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वही ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा।
तो वही कि जब हम एसिटाइलकोलिन देते हैं, ठीक है, तो हार्ट के रिसेप्टर पे काम किया उसने और ब्रेडिकार्डिया करा दिया, ठीक है, क्योंकि के प्लस आयन गेटेड चैनल को खोल लिया था, तो हाइपरपोलराइज्ड हो गया, तो अब स्टिमुलाई नहीं जा सकता, तो हार्ट डिप्रेस्ड हो गया, तो ब्रेडिकार्डिया। और ये चीज़ याद रखें, जीपीसीआर जो है तो तीन में से कोई भी एक ही चीज़ पे वो एक्ट कर सकता है, ठीक है, एक साथ, मतलब सीएमपी कैल्शियम या आयन चैनल का काम नहीं कर सकता। जी प्रोटीन है, एक ही जी प्रोटीन है, ठीक है, वो रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, तो वो एक ही चीज़ करेगा, मतलब जो ड्रग बाइंड हुआ है उस हिसाब से सीएमपी का कुछ लेवल चेंज करेगा या कैल्शियम प्लस या आयन चैनल, ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन करते हैं, जो अपन वही जो अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है, लाइक पहला जो था कि कैन एक्ट थ्रू द ये कैन बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ सीएमपी। और सीएमपी चेंज कैसे होता था कि जब अपन एडिनाइलेट साइक्लेस को स्टिमुलेट करते थे, ठीक है, तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस जो था, ठीक है, तो वो एटीपी से सीएमपी में कन्वर्ट होता था, ठीक है, तो ऐसे ही सीएमपी का लेवल बढ़ता था, मतलब एडिनाइलेट साइक्लेस अगर बड़ा है तो सीएमपी बढ़ेगा, और अगर एडिनाइलेट साइक्लेस कम हुआ है तो सीएमपी कम होगा। तो ये ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है। सीएमपी फिर वो प्रोटीन काइनेस के थ्रू एक्ट करता है, वो बात अलग है, ठीक है। तो वही कि तीन प्रोटीन है, जी प्रोटीन, जीएस, जीआई और जीक्यू, ठीक है, जीएस, जीआई, जीक्यू। एस एस मतलब स्टिमुलेट, आई मतलब इनहिबिट, और क्यू मतलब कैल्शियम पे काम करेगा, ठीक है। तो जीएस से स्टिमुलेट, तो जीएस स्टिमुलेट एडिनाइलेट साइक्लेस, तो इसलिए सीएमपी बढ़ गया, जीआई इनहिबिट द एडिनाइलेट साइक्लेस, तो सीएमपी कम हो गया। और जो जीक्यू है तो जीक्यू उस पर करेगा जो अपन ने पढ़ा है कि कैन एक्ट थ्रू द कैल्शियम वाला, ठीक है। जो PIP2 जो था, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल ट्राईफॉस्फेट, उसको तोड़ेगा IP3 और DAG में, ठीक है, इनोसिटल ट्राईफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में। अब वही PIP तो IP3 कैल्शियम को बढ़ाएगा, तो कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है, तो IP3 और DAG जो थे ये भी बढ़ गया, मतलब, ठीक है, ऐसे याद रखना है कि GQ कन्वर्ट PIP2 टू IP3 एंड DAG। तो इससे क्या होगा कि IP3 DAG कैल्शियम का जो भी रेगुलेशन है, ठीक है। फिर अपन वो पढ़ लेते हैं कि जो अब जैसे कि एक ही GPCR उसको वापस यूज़ तो होने, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाए, तो वो रीयूजेबल। अब कैसे होगा, जब पहले तो लाइक अल्फ़ा जो अनस्टेबल यूनिट था, जो एक्टिव कंपोनेंट है अल्फ़ा विद द GTP, तो मान लो काम कर दिया उसने, ठीक है, अपना एक्शन वैक्शन ले आया, जो भी तीन मैकेनिज्म जो पढ़े अपन ने। अब क्या करेगा, अल्फ़ा कंपोनेंट अपने साथ एक GT पेस एंजाइम लेके चलता है, तो वही अल्फ़ा पहले GTP से बाइंड था अनएक्टिव अनस्टेबल और एक्टिव फॉर्म में, तो उसने GT पेस एंजाइम लेके चलेगा तो GTP को तोड़ देगा, तो GTP को तोड़ा उसने तो GDP हो गया, ठीक है। अब GDP हो गया तो GDP तो फेविकॉल की तरह था, अब वो वापस अल्फा नोट के साथ बाइंड होकर बीटा और गामा को साथ में जोड़ देगा, तो अल्फा बीटा गामा साथ में आ गए और अल्फा इज बाउंडेड विद द GDP, ठीक है, तो वो स्टेबल यूनिट हो गया, ठीक है। तो यही जी प्रोटीन का ऐसे स्टेबिलाइजेशन हो गया और वापस दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ जी प्रोटीन, वो वापस रेडी है नया एक्शन करने के लिए, दूसरा जब ड्रग बाइंड करेगा, तो ये हो गया, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है। जब अल्फ़ा में लाइक GTP टू GDP कन्वर्ट हो गया है तो, ठीक है, GDP बाइंड करके अल्फ़ा सब यूनिट से, तो स्टेबल हो गया। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक जो ड्रग है दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर और टू द GPCR, तो ऑफकोर्स दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, ठीक है, ड्रग नेवर बाइंड्स टू द जी प्रोटीन, ठीक है, जब रिसेप्टर से बाइंड किया तब जी प्रोटीन स्टिमुलेट हो गया है, ऐसे याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन है कि स्टेबिलाइजेशन ऑफ द जी प्रोटीन अकर्स ड्यू टू GDP और GTP, तो ऑफकोर्स इट अकर्स ड्यू टू GDP। तो ऐसे याद रखना, GTP मतलब T आया तो तोड़ के रखता है, GDP जोड़ के रखता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि कौन सा जो GDP या GDP जो भी है कंपोनेंट है किससे बाइंड होता है, तो अल्फ़ा यूनिट से बाइंड होता है, अल्फ़ा बीटा गामा नहीं, ठीक है। फिर फिर पूछेंगे ये किसका एक्टिविटी है, किस GT पेज एंजाइम किसके पास है, अल्फ़ा सब यूनिट के पास है, ठीक है, GTPase। फिर एक क्वेश्चन है GPC जो जी प्रोटीन उस पर कौन सा कंपोनेंट कौन सा यूनिट एक्टिव होता है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में से, तो अल्फ़ा यूनिट एक्टिव होता है, ठीक है। तो अपन GPCR के एग्जांपल्स याद नहीं रखेंगे, ठीक है, GPCR के एग्जांपल्स याद नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि याद कर लो आयनोट्रॉपिक एंजाइमेटिक और इंट्रासेलुलर के एग्जांपल याद कर लो, बाकी जितने भी ड्रग्स हैं वो सब इससे एक्ट कर रहे हैं GPCR से, क्या मोस्ट ऑफ द अदर्स, तो सब GPCR के एग्जांपल हो गए, जो अपने को लगता है कि मतलब आयनोट्रॉपिक और एंजाइमेटिक और इंट्रासेलुलर के अलावा सब GPCR है। तो अब अपन इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर की बात करते हैं, तो इसके पहले अपन ब्रीफ पढ़ लेते हैं, लाइक जो आयनोट्रॉपिक था, ठीक है, उसके अंदर यही था कि आयन चैनल थे, उन पे रिसेप्टर था और ड्रग वो रिसेप्टर पे बाइंड करता था, ठीक है। तो ये भी सेल के बाहर था, ठीक है,
ठीक है, इंटरसेल्यूलर बोल सकते हैं। एंजाइमेटिक में भी ये था कि पूरा जो बड़ा सा रिसेप्टर था एंजाइमेटिक, उस पे अंदर की साइड एंजाइम था और बाहर की साइड ड्रग बाइंडिंग साइड था, वो भी मतलब इंटरसेल्यूलर होगा। जीपीसीआर में भी जी प्रोटीन जो था, ठीक है, मतलब जो जीपीसीआर था, ठीक है, वो भी मेम्ब्रेन पे था और उसके साथ लिंक्ड था एक जी प्रोटीन, ठीक है, तो ये भी इंटरसेल्यूलर था। अब अपन इंट्रासेल्यूलर पढ़ रहे हैं जो सेल के अंदर है, ठीक है। अपन बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर, उस पर दो टाइप के होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म में है सेल का, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अब वही, अब ड्रग है तो ड्रग को अंदर आना पड़ेगा तभी वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी, भले वो साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर से बाइंड करना तो भी अंदर तो आना ही पड़ेगा। तो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन एक्ट थ्रू दीज रिसेप्टर, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। बाकी जो पहले की तीन तो उसमें लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ड्रग कोई भी एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है, बिकॉज रिसेप्टर बाहर है, मतलब मेम्ब्रेन पे, तो कोई भी ड्रग आ सकता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। सुपर फैमिली का मतलब ये है कि कोई भी रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस में आके काम करे। दैट डजंट मीन कि वो न्यूक्लियस में ही होना चाहिए, ठीक है, बट लाइक सपोज जो साइटोप्लाज्मिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर थे तो वो भी ड्रग से बाइंड करके फिर एंटर हुए न्यूक्लियस में। तो जहाँ पे कोई भी रिसेप्टर बॉडी में, लेकिन अगर न्यूक्लियस में आके काम कर रहा है वो रिसेप्टर, तो फिर वो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के अंदर आ गया, एनआरएस में आ गया है वो। तो ऐसे याद रखना है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ड्रग किसी को भी बाइंड करे, लाइक साइटोप्लाज्म को भी बाइंड करी है, न्यूक्लियर को भी बाइंड करी, पर वो एक्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अगर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को बाइंड किया है तो वो अंदर चली जाएगी, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी, क्योंकि वही फाइनल स्पॉट है, फाइनल डेस्टिनेशन इज द न्यूक्लियस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एनआरएस, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। अब इसका एग्जांपल याद करते हैं साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर का। साइटोप्लाज्मिक का निमोनिक है CD और न्यूक्लियर का है SAD, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई सैटरडे को सेल में बैठ के, सेल के अंदर, तो वही होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रखा है। तो एक लाइन है कि सैटरडे को सेल के अंदर बैठ के CD देखते हैं, तो सैटरडे SAD, ठीक है, दैट इज़ न्यूक्लियर रिसेप्टर। और सेल के अंदर तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर दैट इज़ NRS, और CD देखते हैं, C और D जो साइटोप्लाज्मिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। और वही CD मतलब जो साइटोप्लाज्मिक का एग्जांपल है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, विटामिन D, और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स, तो वही आ गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। A से विटामिन A दैट इज रेटिनॉल, T से थायराइड हार्मोन्स दैट इज T3 T4, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, लाइक कुछ जगह न्यूक्लियर रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लाइक न्यूक्लियर रिसेप्टर तो यार एनआरएस का पार्ट है, लाइक सपोज विटामिन D रिसेप्टर है, ठीक है, तो विटामिन D अपन पढ़ा CD, तो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर उसका रिसेप्टर, लेकिन वो एक्ट करेगा न्यूक्लियस में जाके, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। अगर सुपर फैमिली वर्ड आ गया तो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, और अगर ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है, और फिर कुछ और दे रखा है, ठीक है, मतलब एनआरएस नहीं दिया है, तो आंसर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आएगा, क्योंकि विटामिन D का साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में, मतलब कि साइटोप्लाज्म से बाइंड करके जो ड्रग है, मतलब ये जो विटामिन D है, विटामिन D जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करके इवेंचुअली न्यूक्लियस में गया, इसलिए वो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का पार्ट है, ठीक है।